हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट ईवीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय कृषि एवं भारतीय मिट्टियाँ। इस सबसे टॉपिक से यूपी टेट के एग्जाम में हर बार के एग्जाम में भारतीय कृषि से और कृषि जो प्रकार हैं, झूम खेती है, कंटूर कृषि है, इस सबसे भारत की मिट्टियाँ जो लाल मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, इस सबसे रिलेटेड हर बार यूपी टेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। मेरी ये नोट्स है, मैंने ये पढ़ के यही टेट दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम पास किया हो, तो आप भी यही इतना भी पढ़ लीजिए, आपको कृषि से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, जो भी वीडियो देती हूँ आपको गारंटी के साथ देती हूँ। अगर कृषि से ये क्वेश्चन पूछा और अगर मिट्टी से पूछा तो इससे एक भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। ये यही है, इसमें से सिर्फ जो यूपी टेट के सिलेबस में है, जो टॉपिक जितने जिस लेवल से क्वेश्चन पूछता है उसमें, और आज तक पूछा आया है और आगे भी पूछेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो पे से आप नए हैं तो मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब आप कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ताकि जब मैं जो कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये देखिए, वीडियो कृषि के प्रकार से है। इस कृषि के 4-5 प्रकार हैं, इसी 4-5 प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। इस हर बार के यूपी टेट के एग्जाम में इसी क्वेश्चन पूछा है, इसी क्वेश्चन टॉपिक से बनते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि कृषि और कृषि हुआ और क्या कहते हैं, मिट्टी हुआ और जितने भी ताप से, वर्षा से, मैदान से, पर्वत से, पठार से हर बार यूपी टेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे हरित क्रांति 29 से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप उसके सबको टॉपिक पर मैंने इस हरित क्रांति पर भी एक वीडियो बना दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। जितने मैं वीडियो बनाती हूँ सब यूपी टेट के बेस से ही बना रही हूँ। अगर आप पढ़ लीजिए तो हमें लगता है 25-30 नंबर तो बड़े आराम से मेरे वीडियो सब कर ले जाएंगे। इस बार भाई आपकी सेल्फ स्टडी भी काम आएगी और आपकी जो कोचिंग के नोट पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी जैसे भी आप कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपका सब मिला करके ही सब आप क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ। और पहले कृषि स्टार्ट करते हैं। भारत की कृषि, कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? ये है, पहला है झूम खेती या झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि का नाम है, या झूम खेती इसी का नाम है। स्थानांतरित कृषि कहिए चाहे झूम खेती कहिए। मुख्य प्रचलन इसका अगर कहीं पे है, इसका मुख्य प्रचलन कहाँ पे है? इसका मुख्य प्रचलन, इसका मुख्य प्रचलन जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में है, पूर्वोत्तर राज्यों में है। पूर्वोत्तर राज्य में पूर्व में हमारे कौन से राज्य आते हैं? जो जैसे मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इतने राज्यों में झूम खेती की जाती है या स्थानांतरित कृषि जो होती है। मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये पूर्व के हमारे जो स्टेट हैं उनके यहाँ ये कृषि की जाती है। ये कृषि जो जनजातियों द्वारा की जाती है, जंगलों में की जाती है। ये जनजातियों द्वारा की है। गारो और खासी एक जनजाति होती है, गारो और खासी, ये जनजातियां इस कृषि को करते हैं, झूम खेती या स्थानांतरण। ये भी गारो और खासी जनजातियां कौन झूम खेती के लिए कौन सी जनजाति उत्तरदायी है, तो ये भी जानते रहिए, गारो और खासी। गारो और खासी जनजाति इस खेती को करते हैं, गारो और खासी। तो झूम खेती समझिए, झूम खेती जो है ये समझ गया, पूर्वोत्तर राज्य में जनजातियों द्वारा किया जाता है, ये भी समझ गए आप। ये जनजातियों द्वारा किया जाता है, जंगल में आग लगाकर किया जाता है, उसी को उसी में खेती की जाती है। जैसे क्या होता है, जंगल जैसे इतना क्षेत्र है तो यहाँ पे जनजाति जैसे आए, यहाँ बस गए, तो यहाँ बगल के क्या करते हैं, यहाँ बगल के खेत में यहाँ आग लगा देते हैं। तब ये जब जो खरपतवार जो रहता है जल जाता है, तो इसी की जुताई करते हैं, तो यहाँ पे बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, तो यही होती है झूम खेती। इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या करते हैं वो, जैसे यहाँ से जनजाति जहाँ रहते हैं, या फिर गारो खासी जो स्थानांतरित जनजाति, अब इस जंगल को छोड़ के अब यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे
यहाँ पे अपना घर बना के रहेगी, यहाँ पे फिर यहाँ पे आग लगा देगी, यहाँ पे आग लगाएगी, फिर यहाँ पे आग लगा के इसकी जुताई करेगी, बुआई करेगी, कटाई करेगी, खा के फिर कहीं दूसरे जंगल की तरफ जाएगी। तो यही होती है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसमें देखिए जंगल में आग लगाकर फिर उसी में खेती करते हैं। क्षेत्र में जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष खेतों को प्रत्येक वर्ष हमने बताया, जैसे आज यहाँ है तो कल वहाँ जंगल में गए, कल यहाँ जंगल में गए, तो यही है कि हर वर्ष ये खेतों को बदलते रहते हैं। क्षेत्र में जनजाति बदलते रहे। झूम खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वनों का ह्रास हो रहा है। जैसे वनों में जंगल जा रहे हैं, जला रहे हैं, तो वनों का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। इसके अलावा जैव विविधता का भी तेजी से क्षरण हो रहा है। जैसे कहीं कहीं जला के राख मतलब मिटा रहे हैं, जंगल को जला के नष्ट कर रहे हैं, तो इसके अलावा जैव विविधता को भी तेजी से नुकसान होता है और जंगल का भी ह्रास हो रहा है, कमी भी हो रही है। इसलिए ये झूम खेती जो है, लेकिन जनजातियों द्वारा किया जाता है। जनजाति लोग जंगल में ही रहते हैं, लेकिन जनजातियों से रिलेटेड ये नए कानून भी बने हैं कि जंगल अधिकार अधिनियम कानून, चलिए इसको भी बता देंगे क्या है। जंगल अधिकार अधिनियम कानून भी बनाया गया है। और चलते हैं अगली कृषि को, समोच्च कृषि या कंटूर कृषि क्या है। समोच्च कृषि या कंटूर कृषि, पर्वतीय क्षेत्र में या राज्यों में पर्वतों पर जो सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है उसे कंटूर, कंटूर मतलब होता है जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। जैसे यहाँ पे ऐसे सीढ़ी बना दी जाती है, यहाँ पे ऐसे रहते हैं, इसे सीढ़ी नुमा, यहाँ पे प्लांट लगा दिया जाता है और यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे ढलान होती है, इसे पानी नीचे ऊपर से लेके नीचे तक आता रहता है, ढलान बनाया जाता है, तो वही होता है कंटूर कृषि या समोच्च कृषि कहते हैं। ये सबसे क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में बने हैं। पर ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, सीढ़ी नुमा खेती होती है, उसी को कंटूर। ये कहाँ कहाँ होता है, ये हिमाचल प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कंटूर कृषि, सीढ़ी नुमा घर खेत बना करके किसी, जैसे यहाँ पे पानी डालेंगे ना, यहाँ पे पेड़ लगाएंगे, यहाँ से पानी डालेंगे पूरा नीचे तक पानी आता है, यही होता है सीढ़ी नुमा खेती या कंटूर कृषि। अब रैचिंग कृषि क्या है समझ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बना है। इस खेती में सबसे जुताई, बुआई, गुनाई आदि गुड़ाई नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, न तो जुताई करेंगे, न बुआई करेंगे, न गुड़ाई करेंगे, नहीं किया, बल्कि पशुपालन किया जाता है। तो रैचिंग कृषि कहा जाता है। रैचिंग कृषि मतलब कृषि नहीं किया जाता है, न जो जुताई। कृषि का प्रचलन ऑस्ट्रेलिया में, इसमें क्या होता है, पशुपालन होता है। रैचिंग कृषि क्या है, रैचिंग कृषि होता है जिसमें पशुपालन किया जाता है, सिर्फ पशुपालन। इसे क्वेश्चन पूछा एक बार यूपीटेट के एग्जाम में, कौन सी कृषि है जिसमें न तो जुताई, बुआई, न तो गुड़ाई की जाती है, किस कृषि के अंतर्गत आती है। तो इसमें दिया था झूम कृषि, कंटोर कृषि, रैचिंग कृषि, मिश्रित कृषि। तो आप समझिए रैचिंग कृषि के अंतर्गत आएगा, न तो जुताई, न तो बुआई, न तो गुड़ाई, ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से क्वेश्चन उसमें रैचिंग कृषि से पूछता है। मिश्रित कृषि की तरफ चलते हैं। मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित कृषि क्या होती है, चलिए चलते हैं। कृषि के साथ पशुपालन को, अगर कृषि जहाँ हो रही काट छाट के मतलब खेत को बना रहे, बुआई कर रहे हैं, इसके बाद उसी के साथ वहीं पशुपालन भी किया जा रहा है, मतलब कृषि भी और उसी खेत में पशुपालन भी, तो उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत है, इसे भी क्वेश्चन बने हैं। जितने भी बने वही बता रहे हूँ। कृषि सबसे हर बार यूपीटेट के एग्जाम में इसे क्वेश्चन बने हैं, हर बार एक यूपीटेट में नहीं है, हर एग्जाम में इससे कृषि और ये इससे मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अब नकदी फसल देख, नकदी फसल हर बार हर एग्जाम, वनडे एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीएस से ना पूछे, ऐसा नहीं हुआ है। नकदी कृषि या व्यावसायिक कृषि क्या होती है, ऐसी फसलें जिन्हें बाजार में बेचकर तुरंत लाभ उठाया जाता है, वो नकदी फसल कहलाते हैं। जैसे तुरंत जो चीज़ें हैं हम बेच करके तुरंत उसे पैसा उठा लें, जैसे कौन सा है, जैसे आलू तैयार है, आलू बेच के, गन्ना है, गन्ने को, चाय को, कॉफ़ी को, रबड़ को, नारियल को, तंबाकू को, मसाला, जूट, जो तुरंत का तुरंत पैसा देते हैं। जैसे गन्ना तैयार हुआ, खेत में ही गन्ना रहता है, वहीं से कट के लदने लगता है, बिक जाता है। आलू हुआ, चाय भी बगानी, जो बागानों में चाय लगती है डायरेक्ट वो बिकने के। रबड़ है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक अगर 98% रबड़ का उत्पादन करता है तो केरल राज्य करता है, ये जान लीजिए। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ तमिलनाडु में होता है। तंबाकू, तंबाकू हो गया, मसाला हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गुजरात तीन चीजों में सबसे आगे है। इसका एक ट्रिक है नमक, नमक न से हो गया नारियल, न से हो गया नमक, नारियल नहीं, नमक,
म से हो गया मूंगफली, मूंगफली। क से हो गया कपास। एक ट्रिक है, ये तीनों में गुजरात, मतलब नमक में, मूंगफली में, कपास में, तीनों में गुजरात उत्पादन में सबसे आगे है। नमक याद कर लीजिए, न से नमक, म से मूंगफली और क से कपास, तीनों में गुजरात उत्पादन सबसे आगे है। हम समझ गए होंगे नकदी फसल व्यावसायिक फसल क्या है, जो तुरंत का तुरंत पैसा देती है। रोपड़, रोपड़ कृषि या रोपड़ खेती क्या होती है, इसको समझिए। इसमें पहले बीजों की बुआई की जाती है, बीज से बीज बोए जाते हैं। जैसे बीज कैसे बोए जाते हैं, जैसे जब हम प्याज लगाते हैं तो प्याज की पौधों को लगाते हैं तो वो तब प्याज बनता है। बीज उसके नहीं, मतलब पौधों को लगाते हैं। जैसे आलू लगाते हैं, आलू जब बोते हैं, आलू का तना जैसे काट करके जब बुआई करते हैं तब आलू बनता है। तो यही होता है। अब केला है, जैसे केले का पेड़ है, देखिए केले का पेड़ लगाते हैं तभी, फल नहीं उसका लगाते, केले का पेड़ लगाते हैं। तो जो वही मूल रूप चीजें हो उसी को बुआई करते हो। जैसे धान है, धान को जैसे गेहूं का देखिए बीज, गेहूं में बीज का छिड़काव कर देते हैं तो खेती होती रहती है। लेकिन धान में नहीं, धान में क्या करते हैं, धान का पेड़ लगाते हैं। जो जिसका पेड़ लगाते हैं वही रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है। पहले बीजों की बुआई किया जाता है, पहले बीज की बुआई कर देते हैं। क्या करते हैं, धान में पहले जरई नहीं डालते हैं, तो वही होता है, पहले बीज की बुआई करते हैं। यानी कि प्याज में भी ऐसे करते हैं, केले का भी पेड़ लगाते हैं तब उसको केले का पेड़ लगते हैं। जिसका जैसे वह पेड़ लगाते हैं वही होता है रोपड़ कृषि के अंदर। तो फिर इसके बाद कुछ दिन बाद क्या दे रहा है, कुछ दिन बाद उसका रोपण किया जाता है, तो यही रोपण कृषि होती है। रोपण कृषि वही होती है, समझ गए होंगे। जैसे प्याज है, धान है, केला है, इसका पहले रोपित किया जाता है, बीजों को रोपित किया जाता है, बीज को पहले बोया जाता है, इसके बाद तब उसको जराई जब तैयार हो जाए तब धान लगाया जाता है। तो वही ऐसे प्याज में भी होता है, ऐसे धान में भी होता है, ऐसे केले में भी होता है। तो यही चीज है कि रोपण कृषि मतलब जहाँ बीजों की बुआई करके इसके बाद इसका रोपण किया जाए तो ही रोपण कृषि होती है। अब इसी बस जितने ये रोपड़ कृषि, नगदी फसल, व्यावसायिक खेती, मिश्रित खेती, रैंचिंग कृषि, समोच्च कृषि, कंटूर कृषि, झूम खेती, बस इसी से रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, इससे आपको यूपी टेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं मिलेगा और इसके अलावा नहीं मिलेगा। झूम खेती हमने बता दी है। गारो और खासी भी पूछा है, गारो और खासी भी नोट्स बना लीजिएगा एक। इससे भी मतलब यही जनजातियां हैं जो गारो और खासी जो स्थानांतरित कृषि करती हैं। समोच्च कृषि, कंटूर कृषि भी समझ गए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में होता है। यहाँ पे सीढ़ी नुमा घर व राइचिंग कृषि, पशुपालन किया जाए, मिश्रित में पशुपालन और खेती दोनों की जाती है। नकदी खेती, नकदी से आप नाम से भी जान जाएंगे, नकदी या व्यवसायिक खेती कि जिसमें जो है तुरंत नगद पैसा मिलता हो। रोपड़ कृषि, रोपड़ से समझ ही गए होंगे, जिसमें पहले बीजों को बुआई की जाए, इसके बाद इसके जो प्लांट होते हैं उसको रोपड़ किया जाता है, वही रोपड़ कृषि होती है। अब चलते हैं कि मौसम के आधार पर भारतीय कृषि का विभाजन। ये तो विभाजन ये इसके बुआई, उसके जुताई कटाई के हिसाब से था। अब ये मौसम के अनुसार देख लीजिए, मौसम के अनुसार उसका विभाजन किस तरह से है। मौसम के आधार पर भारतीय कृषि 3 प्रकार की, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, तीनों प्रकार से भी इसको आप जरूर पढ़िएगा और याद भी आपको रहना। जैसे जो पहला है खरीफ की फसल, पहला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, इस फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। यानी कि इसको जून जुलाई, यही यही जो जून जुलाई का समय चल रहा है, इसी टाइम जुलाई में जब से आप टेट का एग्जाम देंगे तो इस फसल को यही इसी से याद कर लीजिए। यह फसल जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, जिसमें एग्जाम आप देंगे। और इसकी कटाई अक्टूबर, जब ठंडी आएगी अक्टूबर नवंबर, तब इसकी कटाई की जाती है, तो वही खरीफ की फसल होती है। जैसे इसमें क्या लग रहा है, जून जुलाई में धान लगाएंगे, ज्वार लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, उड़द लगाएंगे, मूंग, तिल, अरहर, पटसन, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, इस सबसे क्वेश्चन पूछा है। एक बार शायद सूरजमुखी से पूछा था कि सूरजमुखी किस प्लांट के अंतर्गत, खरीफ की फसल, रबी की फसल की जायद की फसल, सूरजमुखी से क्वेश्चन पूछा। पटसन, कपास, इस समय यही सब चीजें लगाएंगे। तो सूरजमुखी भी ठंडी में ही उसके फूल खिलते हैं, तैयार होता है, तो इस हिसाब से सूरजमुखी भी खरीफ की फसल होगा। सूरजमुखी, सूरजमुखी पूछा है ये क्वेश्चन कि सूरजमुखी किस प्रकार का, खरीफ की की कैसी फसल है। तो इसमें जान लीजिए, यही से सोयाबीन पूछ लेगा, सोयाबीन, मूंगफली पूछ लेगा, तो आप इसको याद रहना चाहिए। मूंग, उड़द का भी सब बोया जाता है। देखते हैं रबी की फसल क्या है। दूसरा है रबी की फसल,
इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं और कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं। अब क्या होता है, जब अक्टूबर नवंबर में काटते हैं तो इसका वो फसल काट करके इस फसल की, रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं और मार्च अप्रैल में इसको, मार्च अप्रैल में कौन सा प्लांट करता है आप बताइए। मई मार्च अप्रैल अभी बीता है, यहाँ पे गेहूँ होगा, जैसे गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चना तैयार हुआ, घर में मटर हुआ, सरसों हुआ, आलू हुआ, अलसी हुआ, सूरजमुखी हुआ, तंबाकू हुआ। सूरजमुखी की भी कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं। अच्छा, मार्च अप्रैल में तैयार हो जाता है। हाँ, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई करते हैं, मार्च अप्रैल में तैयार होता है, मतलब इसके फूल खिल करके मार्च अप्रैल में फूल खिलते, तो ये रबी की फसल होगी। तो चना हुआ, मटर हुआ, सरसों, आलू, अलसी, अलसी एक बार भी पूछा था कि अलसी किस कैसी फसल है, रबी की फसल की, जायद की फसल की, खरीफ की फसल। तो ये मेरा मुझसे मिस्टेक हो गया, सूरजमुखी, सूरजमुखी आप करेक्ट कर लीजिएगा। सूरजमुखी, सूरजमुखी जो है ये रबी की फसल है। हमने सोचा कि ये फूल खिलते हैं फरवरी में, तो इस वजह से नहीं, ये फूल खिल के तैयार मार्च अप्रैल में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने आसपास अपने देखा है कि इसके जो फूल हैं बुआई, इस सूरजमुखी की अपने यहाँ तो बुआई होती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जाते हैं रास्ते में हमने देखा है कि जब ठंडी का समय होता है तो इसके फूल खिल के तैयार हो जाते हैं, तो हमें लगा कि ये खरीफ की फसल होगी, तो नहीं, ये रबी की फसल है। अलसी भी पूछा था, ये अलसी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलसी, तंबाकू, ये सब याद रखिएगा। जायद की फसल, जायद की फसल क्या होती है ये देख लीजिए। तीसरा है, जिस फसल की बुआई मार्च अप्रैल में करते हैं, कटाई जून जुलाई में करते हैं, उसे जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल क्या है, जो यही मार्च अप्रैल में बोएंगे, इसकी कटाई जून जुलाई में करते हैं। जून जुलाई मतलब 2 महीने में ही ये फसल तैयार हो जाती है। जायद की जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, उड़द, जैसे हरी सब्जियां, उड़द हुआ, मूंग हुआ, तो ये सब मूंग भी एक महीने के अंदर भेजते हैं, 1-1.5 महीने के जाते जाते अंदर ही गर्मी में तैयार हो जाता है। मार्च अप्रैल में बोते हैं, मई जून में अब आराम से 2 महीने में तैयार हो जाता है। तो यही खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, उड़द, मूंग, ये सब के जायद की फसल में आएंगे, जो 2 महीने के अंदर, ये जून के महीने में तैयार हो जाते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंट नोट देख लीजिए क्या है। इम्पोर्टेंट नोट है कि मक्का एक ऐसी फसल जिसका उत्पादन वर्ष भर, मक्का सब वास्तव में ये ठंडी में भी मक्का बो दिया तैयार हो जाता है। और अगर मक्के को पूछे कौन सी फसल है, तो मक्का एक यूनिक फसल है जो हर मौसम में तैयार होता है, ठंडी में भी गर्मी में, दोनों मौसम में लोग मक्का खाते हैं। भारत का मुख्य खाद्य फसल अगर कोई है, भारत का मुख्य खाद्य फसल, तो भारत का तो चावल है, लेकिन उत्तर प्रदेश नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश का नकदी फसल गन्ना है, और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। इसके उत्पादन होने के बावजूद भी सबसे महंगी चीनी 50 रुपए किलो चीनी यहाँ मिलती है। तो जहाँ उत्पादन नहीं होता होगा वहाँ सोचिए कितना महंगा चीनी मिलता होगा। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गन्ने का उत्पादन नकदी फसल में गन्ना है। उत्पादन में भी, नकदी फसल में भी गन्ना। गन्ना को सब लोग बहुत बोते हैं, इसकी खेती करते हैं, ये तुरंत का तुरंत खेत से ही पैसा देती है, वहाँ से कटा करके वहाँ मिल के लिए लदवा दिया जाता है। मुख्य खाद्य फसल यहाँ का चावल है। इसे भी क्वेश्चन पर पूछा है, भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो बहुत लोग गेहूं लगाते हैं, गेहूं नहीं लगाइएगा, चावल है। भारतीय मिट्टियों से चलते हैं, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, भारतीय मिट्टियाँ। भारतीय मिट्टियों से भी क्वेश्चन हर बार यूपी टेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं, आते हैं भारतीय मिट्टियों से। तो मृदा अपरदन पूछा था एक बार कि जिसमें मृदा का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मृदा का अध्ययन जिसमें करते हैं, मृदा अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या मृदा का अध्ययन करते हैं। भारत की जो मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की हैं, लेकिन यूपी टेट में से और 4 प्रकार की मिट्टियों से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने सिर्फ 4 प्रकार की मिट्टियाँ ली हैं। तो यही 4 प्रकार की मिट्टियाँ हमने भी पढ़ के एग्जाम दिया हुआ था। मिट्टी के उपजाऊपन का कारण ये ह्यूमस होता है। ह्यूमस नामक, ये ह्यूमस बनता कैसे है, जैसे केचुए जो हैं,
केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की नीचे नीचे ले जाने की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। तो इसीलिए जो है उसी को ह्यूमस कहा जाता है। तो उपजाऊपन का कारण ह्यूमस होता है और केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। चलते हैं टाइप देखते हैं। मिट्टियों की 8 भागों में देखिए बांटा गया है। 8 भागों में 4 भाग आप पढ़ेंगे। पहला है जलोढ़ मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम दोमट मिट्टी है। इससे पूछा है क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो दोमट मिट्टी है। बस इसी तरह से बहुत इजी क्वेश्चन बनते पूछते हैं। आप अगर आप धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक आप तैयार कर लें तो बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आप, हम कहते हैं 82 नहीं, 90 नहीं, 100 प्लस नंबर आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं यूपी टेट में। यूपी टेट का देखिए लेवल उतना टफ होता है नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत के और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। एक आपको एक स्मार्ट यूट्यूब क्लास की ज़रूरत है। ये मेरी स्मार्ट क्लास है, इससे आपको क्वेश्चन न फंसे, मैं गारंटी लेती हूँ। आप पेपर दे के देखिएगा, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, इससे भी एक भी क्वेश्चन में जितने भी मैं 4 मिट्टी पढ़ा दूँ, अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आए, मैं क्योंकि मैंने पेपर 10 साल का पेपर देखा है, 2 साल का टेट मैंने पास किया हुआ है, दोनों पेपर क्लियर किया हो, इस अपनी खुद की एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। और मेरे इस नोट्स में मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, यही सब नोट्स मेरे काम आया था। तो जलोढ़ मिट्टी मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ किस तरह क्वेश्चन पूछता है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी से ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। अब इसका निर्माण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, वर्षा जल से होता है, वृक्षारोपण से होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इसका विस्तार कितना है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में, बिहार में। बस इतने ही क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जान लीजिए उत्तर प्रदेश की मिट्टी कौन सी है, दोमट या जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा, अगर देखें, जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा विस्तार उत्तर प्रदेश में, करने कहा ना सबसे ज़्यादा अगर दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका उत्पादन है जलोढ़ मिट्टी खाद्यान्न फसलों के लिए सर्वाधिक होती है उपयुक्त, खाद्यान्न फसलों के लिए। जैसे खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूं के लिए, चावल के लिए, चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा सच में गेहूं, हमारे यहाँ सभी खाद्यान्न फसलें बहुत अच्छी है, जैसे गेहूं है, चावल है, चना है, मटर है, अरहर है, उड़द, मूंग। इस सब के लिए हम कभी बाहर वाला, अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद भी हो गया तब भी हम खाने के लिए कभी नहीं मरेंगे। उत्तर प्रदेश या भारत कभी खाने की तंगी से नहीं जूझेगा। क्यों नहीं जूझे? क्योंकि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं, चावल, चना, मटर, अरहर, मूंग, ये सब नॉर्मल जीने खाने के लेवल से अपने यहाँ होती हैं। लेकिन जहाँ ये मिट्टियाँ नहीं पाई जाती वहाँ नहीं, जैसे जहाँ प्याज ही सिर्फ हो रही है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ का बंद कर दिया जाए तो क्या वहाँ के लोग प्याज खा के जिंदा रह पाएंगे? तो प्याज खा के कोई जिंदा नहीं, लेकिन हम लोग गेहूँ चावल दाल खा के जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हम खाने के लिए तो कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये सब खाद्यान्न में, तो हम खाद्यान्न उत्पादन में हमारे यहाँ ऐसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो खाद्यान्न उत्पादन में हम अपना करके अपना भर पेट भोजन कर सकते हैं। विशेषता क्या है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो इसमें देगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी की, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी पे लगाइएगा। सबसे अगर उपजाऊ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ या दोमट मिट्टी का है भारत में सर्वाधिक विस्तार। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर और खादर मैदानी क्षेत्र होते हैं। ये भी अब मैदान एक दिन पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ा देंगे। ये बांगर और क्षेत्र और खादर क्षेत्र होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी याद के लिए बांगर क्षेत्र कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी से आपको जितने टॉपिक हैं, लाइन देखिए मैंने लाइन करके बनाया है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी का मेरी गारंटी है। जलोढ़ मिट्टी का अगर सर्वाधिक विस्तार पूछे तो उत्तर प्रदेश में। अपने यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं चावल अगर बहुत अच्छे से जीवित हम रह सकते हैं। और सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है तो वो जलोढ़ या दोमट मिट्टी है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नवीन को खादर कहा जाता है।
बस ये सबसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब काली मिट्टी की तरफ चलते हैं। क्या है काली मिट्टी? क्या है काली मिट्टी? का निर्माण ज्वालामुखी से के लावा से हुआ, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। और इसकी दोमट मिट्टी का विकास किससे हुआ था? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ था। लेकिन काली मिट्टी का विकास हुआ था ज्वालामुखी के लावा से। काली मिट्टी आग्नेय चट्टान से। काली मिट्टी काली क्यों? क्योंकि वो आग्नेय चट्टान से निर्मित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काली मिट्टी काली क्यों होती है? क्योंकि वो आग्नेय चट्टान से। अभी देखिए चट्टान भी एक टॉपिक बचा हुआ है, हम इसको आपको एक यूट्यूब पे इसी पे वीडियो डालेंगे, आपको पढ़ाएंगे। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। यहाँ लावा होगा, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। काली मिट्टी आग्नेय चट्टान से निर्मित है, इसलिए वो काली होती है। इसका विस्तार जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में राज्य में पाया जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा मिट्टी में मूंगफली, गन्ना, केला का उत्पादन किया जाता है। विशेषता क्या है कि काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इस बहुत लससली मिट्टी होती है, इसलिए हल और बैल चलना मुश्किल हो जाता है इसमें। काली मिट्टी को स्वतः जुताई कर लेने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे आज तक क्वेश्चन बने हैं, जिससे बनते हैं, मैंने सिर्फ उसी टॉपिक को, उसी चीजों को लिया हुआ है। बस इससे एक भी क्वेश्चन आपको, जितने भी अगर काली मिट्टी से पूछा तो इससे इतने टॉपिक से एक भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। काली मिट्टी का मैंने ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, चाहे पूछे, चाहे काली मिट्टी जो है आग्नेय चट्टान से, किस चट्टान से निर्मित है ये पूछ सकता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। दोमट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ तक था? उत्तर प्रदेश में था। काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसको कपास के उत्पादन जो इसलिए करते हैं, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी को मूंगफली, गन्ना, केला का उत्पादन किया जाता है। विशेषता काली मिट्टी के में जल धारण की क्षमता बहुत ज्यादा पाई है। इसमें अपने आप में जल को बहुत अवशोषित करता है, इसलिए वो लसलसी रहती है। अगर कोई काली मिट्टी पैर रख दे तो फिसल के कहाँ जाएगी, गिरे। काली मिट्टी अगर गांव की खेत बारिश हो जाती है तो ये अच्छी नहीं हो, खेती के लिए ठीक होती है, लेकिन हर प्रकार के फसल के उत्पादन के लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं होती, काली मिट्टी। जल धारण की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। और लसलसी मिट्टी, हल और बैल चलाना इसमें बड़ा मुश्किल होता है, तो इस पे चलते ही नहीं। इसमें स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसको भी याद रखिएगा, ये से क्वेश्चन पूछा है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ये क्वेश्चन पूछ देगा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है। इसमें दे दे काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और दोमट मिट्टी, ऐसे ऑप्शन करके देगा। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद के रखिएगा। अब लेटराइट मिट्टी की तरफ चलते हैं। लेटराइट मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी का विकास, इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक तापमान होते हैं। लेटराइट मिट्टी वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा, बहुत ज़्यादा तेज अधिक तापमान रहता है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार जैसे केरल, कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों, केरल और कर्नाटक राज्य में है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। केरल समझिए, लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में था। दोमट मिट्टी का उत्तर प्रदेश में था, इसका केरल में है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी, अधिक वर्षा अधिक तापमान वाली मिट्टी लेटराइट मिट्टी, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, अधिक तापमान रहता है। इस मिट्टी में रबड़, नारियल, मसाले, काजू, इलायची, चाय एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी दिया था, इसके बाद काली मिट्टी दिया था, दोमट मिट्टी दिया था, रेगुर मिट्टी दिया था। तो आप लगाइए, चाय के सर्वाधिक उत्पादन के लिए अगर कोई मिट्टी है तो वो, चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी है।
लेटराइट मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी आप अवश्य याद कीजिएगा। लेटराइट मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए, चाय पूछा था एग्जाम में। अब रबड़ मसाले, रबड़ भी पूछ सकता है, नारियल भी पूछ सकता है कि लेटराइट मिट्टी पूर्वोत्तर राज्यों में है, जैसे असम, मेघालय, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य हैं इस सब में ही लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ क्या होता है, नारियल का उत्पादन तो तमिलनाडु में ज़्यादा होता है, इसलिए ये है कि लेटराइट मिट्टी यहाँ की विस्तार पाई जाती है, इसलिए हमें नारियल पाया जाता है। नारियल का उत्पादन और मिट्टी में रबड़ का, काजू गिला, चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी अगर है तो भी वहाँ हमारे यहाँ की चाय का उत्पादन है, क्योंकि हमारे यहाँ लेटराइट मिट्टी नहीं, दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी, काली मिट्टी भी जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, तो अपने यहाँ अगर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी तो अपने यहाँ भी चाय का उत्पादन होता है। अगली मिट्टी है, बस यही लाल मिट्टी, 4-5 मिट्टियाँ पढ़ना है, इसी से यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पे लास्ट मिट्टी है लाल मिट्टी। और वैसे तो मिट्टी के 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार से क्वेश्चन आज तक नहीं बने हैं, इसी से इतने ही सिलेबस में है, 4 प्रकार की मिट्टी हैं, इसी से क्वेश्चन बने हैं और इसी से क्वेश्चन पूछता है कि ये लाल मिट्टी से भी क्वेश्चन में, चलिए लाल मिट्टी क्या है कि इसका निर्माण जो है नदी, लाल मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ तापमान अधिक, वर्षा कम होती है। देखिए जहाँ पर अधिक तापमान अधिक वर्षा वहाँ पे लेटराइट मिट्टी, जहाँ पर कम वर्षा और अधिक तापमान वो लाल मिट्टी। लाल कलर की क्यों होती है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाल मिट्टी लाल कलर की क्यों होती है। उसमें देखिए आयरन ऑक्साइड के कारण, यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। विस्तार, लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में है। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में समझ लीजिए कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तंबाकू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, इसके अलावा बाजरा और बागवानी की खेती के लिए भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि तंबाकू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी। ऐसे ही देखिए कैसे करके क्वेश्चन पूछता है। इन सब से टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन मैंने टॉपिक भी पढ़ा रही हूँ और किस तरह के क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं यूपी टेट के एग्जाम में, मैं ये भी बता देती हूँ। तो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन ऐसे, अगर आप मेरी एक बार वीडियो ही देख लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको मेरे वीडियो देखने के बाद हमें लगता है भूलेंगे भी नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तंबाकू की खेती के लिए ऐसे पूछ लेगा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आपको उसमें ऑप्शन लगाना होगा लाल मिट्टी। और चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी को लाल होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाए। ये भी क्वेश्चन यूपीटी के एग्जाम में पूछा है, लाल मिट्टी लाल कलर की क्यों होती है। ये देखिए मिट्टी का जितना सुना था मैंने चैप्टर समझ ली, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी और जलोढ़ या दोमट मिट्टी। इसी से मृदा अध्ययन के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। 8 भागों में सबसे उपजाऊपन का कारण ह्यूमस होता है। किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। कितने पॉइंट हमने आपको, जहाँ पर अधिक तापमान अधिक वर्षा वहाँ पे लेटराइट मिट्टी, जहाँ पर अधिक कम वर्षा अधिक तापमान हो उसको लाल मिट्टी, लाल कलर की आयरन ऑक्साइड के कारण। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। इसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है तंबाकू की खेती के लिए। मिट्टी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं इसको समझ लीजिए। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी कहो चाहे उसको कहो लेटराइट मिट्टी। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूना या बूझा चूना का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई मिट्टी अम्लीय हो गई, उसको सुधारने हैं, उसको प्योर बनाना है, तो क्या चूने का या बूझे चूने का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूना बूझा चूने का। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन नामक बृहद तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। मतलब नाइट्रोजन बहुत भरपूर मात्रा में मिट्टियों में रहना चाहिए, तो इसमें सर्वाधिक कमी पाई जाती है। और भारतीय मिट्टियों में जस्ता नामक सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। जस्ता की और नाइट्रोजन की दोनों की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। दोनों अगर मिट्टी में है तो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, नाइट्रोजन का और जस्ती का। लेकिन ये सर्वाधिक दोनों सूक्ष्म तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं।
हमें लगता है ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो ये सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तभी आप मेरे इस चैनल पे आप मेरी वीडियो देख के कमेंट कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको कन्फ्यूजन लग रहा है ईवीएस का, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पे वीडियो बना दूँगी, डाल दूँगी। जितना हो सके आप अपना 100% इस समय आप सिर्फ पढ़ाई में लगाइए और दीजिए अपना 100%। देखिए आपकी सफलता आपको जुलाई में, लास्ट जुलाई तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। यूपी टेट के एग्जाम में इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए, बस आपका एग्जाम बड़े ही आराम से निकल जाएगा। मेरी ये वीडियो देख लीजिए, मैं सिर्फ वही पढ़ाती हूँ जो ये यूपी टेट के एग्जाम में जिससे संबंधित क्वेश्चन बने, जो पढ़ करके मैंने खुद अपना पास किया हुआ है। चलिए, थैंक यू।